नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस क्रैश कोर्स का ये 51वां और इंडियन पॉलिटी का ये मेरा 7वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। तो भारतीय संविधान को हम बिल्कुल प्रारंभ से पढ़ रहे हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से हमने प्रारंभ किया है और पूरे भारत के संविधान को हम एक क्रम से पढ़ेंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रश्न उस तरह के अनुच्छेदों से पूछा जाता है जिस पे हमारा बहुत फोकस नहीं होता है, या जिस पे बहुत अधिक फोकस होता है उससे भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो परीक्षा में बार बार आपसे पूछे जाते हैं, उनको हमने एक क्रम से पढ़ने के लिए इस लेक्चर को बनाया है। तो इसमें हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे, उन अनुच्छेदों में क्या प्रावधान किया गया है उसको हम समझेंगे। भारतीय संविधान की ये 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लास इस चैनल पे अपलोड की जा चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं, उसी क्रैश कोर्स का ये 51वां लेक्चर है। इससे पहले 50 लेक्चर्स इस क्रैश कोर्स में कंप्लीट हो गए हैं और टोटल जो लेक्चर कंप्लीट होना है वो 151 है, यानी इस लेक्चर के बाद कुल 100 लेक्चर्स और आएंगे, जिसके बाद आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स का, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पूरे जो है सिलेबस का। ठीक है, तो चलिए इतनी बात तो हो गई। अब सीधे हम क्लास को प्रारंभ करते हैं और संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की चर्चा करते हैं। तो संविधान का जो पहला भाग है वो है संघ और उसका क्षेत्र। इसमें कुल मिलाकर के कुल 4 जो है अनुच्छेदों की चर्चा की गई है, जिसमें से जो संविधान का पहला अनुच्छेद है वो भारत के नाम को स्पष्ट करता है। संविधान सभा में बहुत सारे सदस्यों का ये मत था कि हमें भारत का जो प्राचीन नाम है भारत, उसको रखा जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे सदस्य ये कह रहे थे कि नहीं, अब भारत की ख्याति पूरे दुनिया में इंडिया के नाम से है, तो हमें इंडिया रखना चाहिए। तो दोनों लोगों की बात को माना गया और ये रखा गया, जो है कहा गया कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत के कुल कितने नाम हैं संविधान के हिसाब से? तो कुल 2 नाम हैं, और इसमें एक तो नाम परिभाषित किया गया और उसके बाद जो भारत संघ है उसका क्षेत्र क्या होगा उसको भी परिभाषित किया गया। तो पहला कहा गया राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार कभी अर्जित करे, तो उसको मिला करके हम कहेंगे कि भारतीय क्षेत्र की 3 श्रेणियां हैं। ये कौन हमें बताता है? तो ये संविधान का अनुच्छेद 1 बताता है। अब अनुच्छेद 2 क्या है? तो अनुच्छेद 2 संसद को ये अधिकारिता देता है कि वो संघ में नए राज्यों का प्रवेश करा सकता है या उनकी स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 3 संसद की शक्ति से जुड़ा है कि भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। अब हम जानते हैं कि ये सब जो है साधारण बहुमत से किया जाता है। तो किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तित करना, उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तित करना, एक राज्य को 2 हिस्सों में तोड़कर 2 राज्य बना देना, या 2 राज्यों के थोड़े थोड़े टुकड़ों को लेकर के एक नया राज्य बना देना, ये सब शक्ति संविधान किसको देता है? ये सारी शक्ति संविधान संसद को देता है। ठीक है, तो आइए इसको समझ लें। तो देखिए, संसद साधारण बहुमत से, अभी पिछले लेक्चर में ही हमने आर्टिकल 368 को डिस्कस किया। उसमें हमने समझा कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, वर्किंग मेजॉरिटी क्या है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो संसद साधारण बहुमत से ही किसी राज्य का गठन कर सकती है, वर्तमान राज्य के क्षेत्र को बदल सकती है, उसका नाम बदल सकती है, ये सब कर सकती है। लेकिन इसके लिए एक शर्त बताई गई है। वो शर्त क्या है? कि जब ये विधेयक लाया जाएगा उससे पूर्व भारत के राष्ट्रपति से जो है
इसकी पूर्वानुमति मांगी जाएगी और भारत के राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य को जिसके नाम बदला जा रहा है, जिसका या जिसके क्षेत्र को काटकर नया राज्य बनाया जा रहा है, उसके विधानमंडल से उसकी राय मानेंगे। हालांकि विधानमंडल की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। ये लिखा है राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है, किंतु राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो ये बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, बस केवल पूछा जाता है, उनको जानकारी दी जाती है। पूछना तो गलत शब्द हो जाएगा, उनको सूचना दी जाती है कि भाई ये आपके राज्य के साथ हम कर रहे हैं। तो ये सारी शक्ति संसद के पास है, राज्यों से संबंधित, उनके निर्माण, उनके नाम में परिवर्तन से संबंधित, और जो है ये साधारण बहुमत से किया जाता है। आर्टिकल 368 को पढ़ते हुए हमने ये भी समझा था कि ऐसे संविधान के प्रावधान जो साधारण बहुमत से संशोधित हो जाते हैं, उनके बारे में उसी जो है भाग में या उसी आर्टिकल में लिखा होता है। तो देखिए अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 और नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन यानी अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो संविधान संशोधन इसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं संविधान का दूसरा भाग है नागरिकता से संबंधित। हालांकि नागरिकता को भी हमें पढ़ना है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र को भी पढ़ना है, मौलिक अधिकार को भी पढ़ना, डीपीएसपी को भी पढ़ना है, मौलिक कर्तव्य को भी पढ़ना है, सब पढ़ना है। लेकिन अभी हम देख लेते हैं जो हमें समझ में आ रहा है कि महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 क्या कहता है, तो कोई भी भारतीय जिसने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ली है वो भारत का नागरिक नहीं होगा। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। तो राज्य और संघ के लिए एकल नागरिकता, साथ ही साथ जो है भारत संघ की एकल नागरिकता है। यानी कि अगर आपने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली है तो स्वतः आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं, अमेरिका में बस गए, अब वहां की नागरिकता आपने ले ली, तो आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। या तो एक समय में आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, या तो एक समय में आप किसी दूसरे देश के नागरिक हो सकते हैं। दोहरी नागरिकता आपको नहीं मिलेगी भारत में। तो ये कौन बता रहा है, तो ये आर्टिकल 9 बता रहा है कि कोई भारतीय जिसने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ली है वो भारत का नागरिक नहीं होगा। ये अनुच्छेद 9 बता रहा है। अनुच्छेद 10 क्या बता रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसकी भारत की नागरिकता संसद द्वारा पारित किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार कायम रहेगी। यानी ये कहा जा रहा है कि नागरिकता से संबंधित जो अंतिम अथॉरिटी है वो भारत की संसद होगी और कोई नहीं होगा। वो कौन होगी, भारत की संसद होगी। लिखा है ना, दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार संसद द्वारा इस विषय से संबंधित किसी स्पष्ट कानून को छोड़कर छीने नहीं जा सकते। ठीक है। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता के अर्जन कैसे उसकी प्राप्ति होगी, समाप्ति उसकी कैसी होगी और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। ठीक है। अब देखिए मौलिक अधिकार शुरू हो गया और मौलिक अधिकार में हमने 2-3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लिया है, जिसमें से कि अनुच्छेद 12 को लिया है। अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। हम मौलिक अधिकारों को देखें तो मौलिक अधिकार हमें व्यक्तियों के विरुद्ध भी मिले हैं और हमें सरकारों के विरुद्ध यानी जो है स्टेट के विरुद्ध भी हमें मौलिक अधिकार मिले हैं। तो यही स्टेट की क्या परिभाषा होगी वही बताता है आर्टिकल 12, जबकि आर्टिकल 12 और 13 इन जनरल लोग नहीं पढ़ाते हैं, 14 से ही शुरू कर देते हैं। तो ये आर्टिकल 12 है। ये क्या बताता है कि राज्य को परिभाषित करता है। ठीक है, क्योंकि हर जगह जब आप देखेंगे मौलिक अधिकारों में तो राज्य शब्द आएगा। तो पहले ही आर्टिकल में ये परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या होगा। तो इसके अनुसार ये बताया गया कि भारत सरकार राज्य होगी, संसद, राज्यों की सरकार, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सभी सरकारी विभाग, ये सब आदि आदि यहाँ पे दिया है, ये सब राज्य होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 9 ये 9 नंबरिंग में है। अनुच्छेद 14 ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, समता का अधिकार ये देता है। ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, विधि के समक्ष समता की अधिकारिता। ठीक है।
तो यहाँ कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं किया जाएगा। और व्यक्ति को यहाँ परिभाषित किया गया है कि व्यक्ति का क्या मतलब है, तो कोई सांवैधानिक निगम हो सकता है, कंपनियां हो सकती हैं, पंजीकृत समितियां हो सकती हैं, या किसी भी तरह का विधिक व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो ये विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। तो छुआछूत अनटचेबिलिटी की बात की जा रही है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, यह अनुच्छेद 17 घोषित करता है। और अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 संसद को यह अधिकार देते हैं कि वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि बना सकता है। अब इस हेतु जो है एक कानून बनाया गया, उसको समझ लीजिए। तो भारतीय संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम बनाया गया और इसका नाम बदला 1976 में हुआ सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। और इसके द्वारा किया गया है, तो इसके द्वारा छुआछूत करने या उसे बढ़ावा देने वाले को दंड के दायरे में लाया गया है। अनुच्छेद 19 बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इसकी चर्चा होती है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19(1) से 19(6) तक कुल 6 खंड है, जिसमें अनुच्छेद 1 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं मूलतः 7 दी गई थी, एक हटा ली गई। और अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक इन स्वतंत्रताओं पर क्या निर्बंधन आरोपित किया गया है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखें अनुच्छेद 19(1) में कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली हुई है। तो पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान प्रेस के लिए अलग से स्वतंत्रता की बात नहीं करता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही वो स्वतंत्रता निहित है। इसके अलावा शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन का अधिकार है, संगम या संघ बनाने का अधिकार है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार है। अब सब पे कुछ न कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। इसके अलावा इसको समाप्त कर दिया गया है, ये जो F था, संपत्ति अर्जित करने, रखने तथा बेच देने का अधिकार। संपत्ति रखने, अर्जित करने और बेच देने का अधिकार, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निश्चित कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसके अलावा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ठीक है, इन सब अधिकारों पे रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं। अब देखिए, मौलिक अधिकार तो ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकारों को लागू किस प्रकार से कराया जाए, तो इसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये संविधान की आत्मा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा, तो आप कहेंगे कि वो है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32(2) में किया गया है। कौन कौन से हैं रीट? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा। इन सबको हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 40, ये डीपीएसपी है, गांधीवादी डीपीएसपी है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 43, ये लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये भी एक डीपीएसपी है। इसके बाद अनुच्छेद 43(a), इसमें कहा गया है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, और ये मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 43(b), सहकारी समितियों का उन्नयन, इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसी तरह से एक डीपीएसपी है अनुच्छेद 45, जिसमें कहा गया है कि राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। इसे डीपीएसपी में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है।
इसके अलावा अनुच्छेद 46 SC व ST व समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा। इसके बाद अनुच्छेद 48 गौ हत्या पर प्रतिबंध। ये सब इस तरह के अनुच्छेद हैं जिससे डायरेक्ट आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 40 है, इसकी तो हमेशा बात होती है। अनुच्छेद 48 है, इसके अलावा अनुच्छेद जो है 43, ठीक है। अब जो है अनुच्छेद 51 क, इसमें जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। हम जानते हैं मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की। प्रारंभ में कुल 10 मूल कर्तव्य संविधान में रखे गए, लेकिन वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं और इनका उल्लेख कहाँ किया गया, तो संविधान के भाग 51A में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें हमारे समझने का जो मूल विषय है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किन लोगों से मिल करके बनता है उसको समझना हमें है, और ये प्रश्न परीक्षा में आता है इसी तरह से। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो संसद के दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो राज्यों में जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो राज्यों के भी और 2 संघ क्षेत्र हो गया, एक दिल्ली एक पुदुचेरी, इनके निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। और ये कब से ले रहे हैं, तो ये 17वां संविधान संशोधन 1992 से दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। अब कोई कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है उसकी भी लिस्ट बताई गई है। तो संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, तो लोकसभा में मनोनीत सदस्य चुने जाने का प्रावधान है, 2 एंग्लो इंडियन, इसके अलावा 12 राज्यसभा में आते हैं चुन करके मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा। इसके अलावा राज्य विधान परिषदों, तो राज्य विधान परिषद के, ये अलग से लिख लीजिए, राज्य विधान परिषद के चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हैं, सदस्य भाग नहीं लेते। और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित लेते हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 60 बात करता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। तो जो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं उसके बारे में है, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है भारत का, वो शपथ दिलाते हैं। क्या राष्ट्रपति शपथ किस चीज़ का लेते हैं, तो ये निष्ठापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, इसकी संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ये 60 है। अब इनकी शपथ हो गई। अब अगला ही आर्टिकल जो है अनुच्छेद 61, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है कि राष्ट्रपति को महाभियोग से कैसे हटाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए 2 मिनट खर्च करके इसको भी समझ लेते हैं। तो राष्ट्रपति को 2 आधारों पर संविधान का अतिक्रमण, ठीक है, वायलेशन संविधान का करने पर, इस आधार पर उनके पर महाभियोग चलाया जा सकता है, इम्पीचमेंट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन ऐसा प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व उस सदन, जो सदन प्रस्ताव ला रहा है या आरोप लगा रहा है राष्ट्रपति पर कि इन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो जो सदन प्रस्ताव ला रहा है या आरोप लगा रहा है कि 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस राष्ट्रपति महोदय को देनी होगी कि आपके विरुद्ध जो है महाभियोग का प्रस्ताव आ रहा है। अब क्या होगा, इसके बाद महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद ये दूसरे सदन में भेजा जाएगा। मान लीजिए लोकसभा लाया, तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों ने 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को बता दिया कि आप पर महाभियोग आ रहा है। उसके बाद महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होगा। 2/3 बहुमत क्या होता है ये मैंने आपको बताया है। और जब पारित हो जाएगा तो दूसरे सदन में भेजा जाएगा, यानी अब लोकसभा में हुआ है तो राज्यसभा में,
दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है महाभियोग से जुड़े हुए तथ्य हैं। अब अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से। ठीक है, तो न्यायपालिका के अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, उसी तरह जैसे राजशाही में प्रत्येक राजा के पास इस तरह की शक्ति होती थी। तो अनुच्छेद 32 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है अथवा प्रविलंब, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है। ये सब शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। क्षमा, क्षमा मतलब दंड से पूर्ण मुक्ति। क्षमा का क्या मतलब है? दंड से पूर्ण मुक्ति, जैसे अपराध किया ही न गया हो। ठीक है, एकदम निर्दोष वाली स्थिति। प्रविलंब क्या है? तो मृत्यु दंड का अस्थायी रूप से निलंबन। तो अगर मृत्यु दंड दिया गया है कोर्ट के द्वारा तो उसका अस्थायी निलंबन। परिहार क्या है? तो दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा में कमी करना। जैसे किसी को 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा है तो ये कहा जाएगा कि 6 महीने की कठोर कारावास, यानी प्रकृति, दंड की प्रकृति क्या है? कठोर कारावास। तो दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा में कमी करना, जैसे 5 वर्ष कठोर कारावास की जगह 2 वर्ष कठोर कारावास। लघुकरण क्या है? तो दंड की प्रकृति में परिवर्तन के साथ साथ दंड की मात्रा में कमी करना, जैसे 5 वर्ष कठोर कारावास की जगह 2 वर्ष साधारण कारावास। ठीक है, और विराम क्या है? किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम करना, जैसे गर्भवती महिला के मृत्यु दंड को साधारण दंड में बदलना। ठीक है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद का सृजन करता है। कौन होता है भारत का महान्यायवादी? तो ये सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। भारत का ये सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, देश का ये सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है जो भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। भारत सरकार को ये विधिक मामलों पर सलाह देता है और उच्चतम या उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। भारत सरकार की तरफ से ये बोलने का काम करता है। कौन इसकी नियुक्ति करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद अपना धारण करता है। ठीक है। एक महत्वपूर्ण अधिकार मिला हुआ है महान्यायवादी को संविधान से, और जिससे प्रश्न भी पूछा जाता है कि महान्यायवादी को यह अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 88 कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, अपने विचार को व्यक्त कर सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक की व्यवस्था। तो संसद में एक संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई बिल है जिसपे कि गतिरोध है तो दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक करा दी जाए और उस बैठक में ही वोटिंग करा करके उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए या उस विधेयक को जो है पारित कर दिया जाए। अब देखिए, इस तरह की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, वो केवल और केवल साधारण विधेयक के लिए ही, केवल और केवल साधारण विधेयक में ही होती है। संविधान संशोधन विधेयक में इस तरह की बैठक नहीं होती है और इस तरह की बैठक हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। लिखा है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जो लोकसभा के महत्व को दर्शाता है। और ये भी लिखा गया है कि संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामलों में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अब अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है। तो संविधान का अनुच्छेद 110 मनी बिल को परिभाषित करता है कि किस विधेयक को धन विधेयक घोषित किया जाएगा, और अनुच्छेद 109 में उसे पारित करने की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि जो है मनी बिल जो है, जो धन विधेयक है, वो कैसे पारित होगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित निम्न शर्तें बताई गई हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो कर का अधिरोपण होना चाहिए, समाप्ति, परिवर्तन या विनिमय, भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि में धन जमा करना या निकालना, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग। ठीक है। ये सारे आधार जो है होंगे। अब अनुच्छेद 124
उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है। हम जानते हैं कि भारत में जो केंद्र राज्य संबंध हैं वो विधायी संबंध हैं, प्रशासनिक संबंध हैं, वित्तीय संबंध हैं, लेकिन भारत में जो है न्यायपालिका ऊपर से लेकर नीचे तक एकीकृत है। तो भारत में क्या है, न्यायपालिका एकीकृत है। तो संविधान का अनुच्छेद 124 ये बताता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, ये मूल संविधान से। इसके साथ ही संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। तो संसद को अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे उनके नंबर्स को वो डिसाइड कर सकती है। तो इस शक्ति का प्रयोग करके संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या को 8 से बढ़ाकर 11, यहाँ देखिए 7 + 1 वो 8 है, 11 समय समय पर इस नियम में संशोधन किया गया। और न्यायाधीशों की संख्या कैसे हुई, तो 1960 में 14, 78 में 18, 86 में 26, 2008 में 31 और 2019 में 34। तो वर्तमान में कुल 34 की संख्या है। ठीक है। राज्य का महाधिवक्ता, अभी महान्यायवादी को हमने देखा, तो अब महाधिवक्ता आ गया, अनुच्छेद 165 है। ठीक है। तो भारत सरकार को विधिक सलाह देने हेतु जिस प्रकार से महान्यायवादी की व्यवस्था है, उसी तरह से राज्य सरकारों को विधिक सलाह देने के लिए अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता नामक प्राधिकारी का प्रावधान किया गया है। उसी तरह से देखिए अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो राज्य विधानमंडल की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, अपने विचार को व्यक्त कर सकता है। तो बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, महान्यायवादी के संबंध में भी पूछा गया है कि कौन है जो संसद की प्रक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। उसी तरह से राज्य विधानसभाओं में कौन भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। तो ये उसका उत्तर है। अनुच्छेद 169 विधान परिषदों का निर्माण व समाप्ति। हम जानते हैं कि बहुत सारे राज्य हैं, आप कमेंट करके बताइए वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं जिनमें विधानसभा भी है और विधान परिषद है। यानी राज्य में जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है, यानी द्विसदनी विधायिका है। तो एक तो विधायिका हो गई विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब दूसरी जो विधायिका है उसको हम कहते हैं विधान परिषद। बहुत सारे राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो विधान परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है और इसमें यह उल्लेख किया गया है कि किस तरह से विधान परिषद का निर्माण होगा और किस तरह से विधान परिषद की समाप्ति होगी। ठीक है। तो संविधान का अनुच्छेद 169 संसद को किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण अथवा समाप्ति का अधिकार देता है। तो ये अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। लेकिन उससे पहले विधान परिषद के गठन तथा समाप्ति हेतु राज्य विधानसभा के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प संसद के पास भेजा जाता है। अगर इस प्रस्ताव पर संसद साधारण बहुमत से अपनी मुहर लगा दे तो ये पूर्ण हो जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 214 ये राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। तो अनुच्छेद 214 में बताया गया है कि राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु अनुच्छेद 231 यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 214 ये बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक अपना उसका उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा। लेकिन अनुच्छेद 231 बताता है, संसद को ये अधिकार देता है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों व संघ शासित प्रदेश हेतु एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। तो वर्तमान में कुल भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना एक उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 244 ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन इससे जुड़ा है। राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की अधिकारिता किसको है, तो वो भारत के राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवाद, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अंतर्राज्यीय जल विवाद से जुड़ा है अनुच्छेद 262। तो इसमें यह बताया गया कि संसद कानून बनाकर जल विवादों पर न्याय निर्णय का गठन कर सकती है, बोर्ड बना सकती है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।
इसके अलावा अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में, तो सरकरिया आयोग की सिफारिश पर पहली बार वर्ष 1990 में गठन किया गया अंतर्राज्यीय परिषद का, और अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, ये सब हम विस्तार से पढ़े हैं, अभी केवल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अनुच्छेद 280 इसमें वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 बराबर पूछा जाता है, तो इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 323 को ये तो बराबर जो है ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चन में ये तो बराबर आता है, और वो है अनुच्छेद 323 को प्रशासनिक अधिकरण। इसके अलावा अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित इसमें प्रावधान किया गया, और इसमें यह बताया गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा होगी। लेकिन ये प्रावधान किया गया, बहुत सारे जो है जो संविधान के सदस्य थे उनका मत इससे अलग था, तो दक्षिण भारत के सदस्य इसका विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एकाएक लागू करने से तो ठीक नहीं होगा, हम लोग भी सहमति दे रहे हैं कि हिंदी हो, लेकिन अभी तुरंत लागू करने से काम ठीक नहीं होगा। 15 वर्ष तक के लिए जो है जैसे चल रहा है आज़ादी से पहले या संविधान लागू होने से पहले उसी तरह से चले। 15 वर्ष के बाद जो है हम हिंदी को, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को हम मान लेंगे। लेकिन फिर राजनीति हुआ और वो हो नहीं पाया जो है, तो 15 वर्षों के उपरांत भी संघ प्रायोजन विशेष के लिए अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है, और वो चल ही रहा है। ठीक है, अब अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं एक तो नेशनल इमरजेंसी हो गया, इसके अलावा एक वित्तीय इमरजेंसी है, फिनेंशियल इमरजेंसी है जो भारत में कभी लगी नहीं, और एक राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, उसमें से सबसे अधिक जो है विवादित राष्ट्रीय आपातकाल है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर होगी। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया ये है। और अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन, इसको तो हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है। अभी जिन लोगों ने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो वो पीछे जा कर के देख सकते हैं, इसे हमने बहुत विस्तार से पढ़ा हुआ है। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें 2 प्रक्रिया बताई गई है, एक विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से कैसे जो है होता है वो बताया गया है। ठीक है, तो ये पूरा है। तो इस प्रकार से संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।